अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, राशिद कमाल और हमारे आज के यंग अचीवर मोहम्मद अमार शाह, जो कि मैराथन रनर हैं और चैम्पियन हैं पेपर विंग्स के। अब पेपर विंग्स क्या हैं ये उन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपर विंग्स बेसिकली एक स्पोर्ट है जिसमें आपको जहाज़ बनाना होता है। 3 कैटेगरीज़ हैं, एयर टाइम, डिस्टेंस और एरोबेटिक्स। एयर टाइम में सबसे ज़्यादा देर जिसका जहाज़ हवा में रहेगा उसको एयर टाइम का चैम्पियन माना जाता है। जिसका जहाज़ सबसे ज़्यादा दूर जाएगा उसे डिस्टेंस कैटेगरी का चैम्पियन माना जाता है। और जिसका जहाज़ की परफॉर्मेंस 2 मिनट की सबसे खूबसूरत होती है उसे एरोबेटिक्स का चैम्पियन कहा जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एयर टाइम कैटेगरी का यूएई का नेशनल चैम्पियन हूँ और ये टाइटल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिटेन करूँ 2025 में। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। एयर शो पे गए थे? एयर शो पे मैं नहीं गया जी। अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं कि क्या किया आप? ये बेसिकली हर 3 साल में ये एक इवेंट होता है। पूरी दुनिया जहाँ में 62 कंट्रीज़, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और फिर अमेरिका में भी। और ये बेसिकली जो हम जिस चीज़ को एक मजाक समझते थे बचपन में, टाइम पास समझते हैं पेरेंट्स के, बच्चा ख़राब हो रहा है जहाज़ बना के, जो किताबें पढ़नी चाहिए उनके फाड़ के ये पेपर प्लेन बना रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। नहीं, ये तो हम सब ने बहुत कश्तियाँ भी बनाई हुई हैं और जहाज़ भी बनाए हुए हैं जी। वो टाइम वेस्ट, वो टाइम पास, वो एक अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, उसने मुझे दुनिया की सैर कराई। और कैसे कराई? अल्हम्दुलिल्लाह के सबसे पहले तो मैं गया वहाँ पे, उधर ऑस्ट्रिया में हुआ था आपका कंपटीशन। जी, ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो उससे पहले वहाँ जाने के लिए वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ऑस्ट्रिया जाना है। और मुझे पता था जो जीतेगा वो ऑस्ट्रिया जाएगा। अब मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ? मैंने तो पाकिस्तान जाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो ये जहाज़ चलाने होते थे, जहाज़ की स्पीड बतानी, जहाज़ का फासला। ये देखते हैं वो कि सबसे ज़्यादा देर तक हवा में किसका जहाज़ रहेगा। अच्छा। यानी आपने जहाज़ फेंका, वो स्टॉप वॉच चलाते हैं। अच्छा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ओ 15 सेकेंड, यानी मेरा तकरीबन गया था 6 सेकेंड। ये क्या एरोगैमी है, क्या है ये, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एयर टाइम। ये कैटेगरी है कि सबसे ज़्यादा एयर टाइम जहाज़ का किसका होगा। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, 6 सेकेंड तक उड़ा। और 6 सेकंड तक? 6 सेकेंड तक हवा में रहा। यार इससे कई गुना ज़्यादा मेरा उड़ा हुआ है। जी जी। अच्छा बात सुने, इसमें कोई एज लिमिट है? एज लिमिट तो नहीं है जी। यू हैव अ चांस। और इसमें जो एक चीज़ है वो किस्मत, जो अल्लाह ताला जो जिसका नसीब होता है, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे से ज़्यादा समझदार लोग, मेरे से ज़्यादा हुनरमंद लोग, मेरे से ज़्यादा ताकतवर लोग, इवन एक्सपीरियंस्ड, आपने बोला था प्रीवियस चैंपियन भी था, एक्सपीरियंस भी थे, तो वो नहीं हो सके सेलेक्ट। 6 सेकंड्स आपका जहाज़ हवा में रहा। बिल्कुल। वाह वाह वाह। ਇਹਦੀ ਅਲਾਉਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ? क्या? इनकी अलाउंसमेंट होती है। ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ? अच्छा जी, फिर बांधना है। फिर हुआ ये कि जी मैं वहाँ गया। वहाँ पे 2 स्टेजेस होती हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि एक बार इसका जहाज़ अच्छा उड़ा है तो हमेशा अच्छा उड़ता होगा। वो बार बार कहते हैं एक बार आपने किया है, एक बार आपसे अच्छा सरजद हो गया। दोबारा करके दिखाओ आप। So you have to fly the very same plane या फिर you have to keep making new ones? आपको नए नए बनाने कोई पड़ते हैं। स्पेशल मटेरियल होता है? कुछ स्पेशल मटेरियल नहीं, उनका ये स्टैंडर्ड A4 साइज़ का पेपर होता है। पेपर वो देते हैं आपको? पेपर वो देते हैं, और ना कोई टेप यूज़ कर सकते हैं आप, ना ग्लू यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्केल के साथ मेजरमेंट लेते हैं। वो स्केल से नापते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैंने फोल्ड करना है, इतना मैंने इसको कर्व करना है। अच्छा, मैं इसके नोज को टर्न किया करता था ताकि वो ज़्यादा एरो के उसूल पे ना, एरोडायनामिक के उसूल जो है जी जी कि वो जब फेंका जाए तो उसकी थ्रो ज़्यादा, और पीछे से मैं हवा भी भरता तो उसको यूं करके चलाया करता था। बिल्कुल, हर किसी का अपना स्टाइल है और जहाज़ की किस्में भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप कंपटीशन में कैसे गए? हाउ डिड दैट कम इनटू योर माइंड? मेरे यूनिवर्सिटी में एक सर हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा जो भी बच्चा ये जहाज़ का कंपटीशन जीतेगा वो ऑस्ट्रिया जाएगा। अब मैं जब यूनिवर्सिटी में आता है बंदा मैच्योर हो जाता है थोड़ा। मैंने कहा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, फ्यूचर भी देखना है, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो मैंने पढ़ने पे फोकस था। फिर मुझे एक मेरे जो क्लास वाले थे वो चले गए वहाँ पे। उन्होंने सर से मिन्नत समाजत की कि सर, तो जो मैं जाने का वहाँ हुआ, मैंने फेंका जहाज़, अच्छा नहीं उड़ा वो उन्होंने, लेकिन बाकियों से बेहतर उड़ा। उन्होंने मुझे बाद में बताया जब मैं सेलेक्ट हो गया कि यार जब मैंने तुम्हें देखा था ना, लग रहा नहीं था तुम जाओगे। हमने 10 टिकट लिए थे, पहले से ही 10 टिकट लिए थे, तुम्हारे लिए कोई टिकट नहीं लिया था। हमने कहा ये आएगा, टाइम पास करेगा, चला जाएगा, लेकिन तुमने हमें हैरान कर दिया कि तुम सेलेक्ट हो गए। तो जब मैंने फेंका वो अच्छा नहीं गया था।
अच्छा नहीं उड़ा था। लेकिन जब फाइनल की बात आई, मैंने फेंका जहाज़, वो हवा में गया, 6 सेकंड के लिए उड़ा, और वो इस तरह गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। वो यानी बार बार नीचे ज़मीन की तरफ नहीं वो गिरा, वो बड़ी मुश्किल से गिरा वो। फिर मैंने घर फ़ोन की, बहन मामा को कहो दुआ करें मेरे लिए। तब रमज़ान थे, तरावियों का टाइम था, तो अम्मी ने मेरे लिए दुआ की। मेरे बाद जो भी लोग आए उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके वो, तो अम्मी की दुआओं का भी असर होता है। और फिर सिलेक्शन के बाद यूनिवर्सिटी में पता चला, तब के बाद मुझे जो एक फ़ीलिंग आई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बड़ा किया मैंने। और फिर बड़ा मुश्किल हुई, आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो उन्होंने कहा तुम्हारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वीज़ा तुम्हें देना थोड़ा मुश्किल है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਬਣਿਆ। ਬੇਵਕੂਫਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। नहीं, आपने कभी वैसे राशिद कमाल, आपने कभी जहाज बनाना? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बल्कि सिगटा वाले जहाज बना। ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। अच्छा जी, कुछ और क्या कर रहे हैं? और अचीवमेंट्स की तरफ आइए। अचीवमेंट्स अभी मैराथन भागी है जी, तकरीबन 42 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ इसलिए भागी है कि मुश्किल काम करते हुए मुझे अच्छा लगता है कि ये मुश्किल काम है तो लाजिम करना है, डर जिससे भी लगे वो काम ज़रूर करना है। अच्छा। और यू रैन ऑल द वे? और रैन 6 घंटे लगे मुझे तकरीबन। अच्छा, 6 घंटे 9 मिनट। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। जी ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ। बिल्कुल। ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। तू ਵੀ बना ਯਾਰ के दिखा दे। ਹਾਂਜੀ मैं तेन कागज देना, बना के दिखा। ਸਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਬਣਾ देंगे? तो पहले देखेगा फिर बनाएगा। ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। अच्छा जी, इस दौरान आप ये बनाएं। ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ फूक जिथे मर्जी मारी तू, इंदा बना जरा। ਐ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼? 6 सेकंड। 6.27। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। उधर की देख रहे हैं सर, कैसा नकल चोर है? उधर देख रहे हैं, देख ਸਰ रहे ਇਹ हैं। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ पूछना चाह रहा किस रुक कर रखते हैं? ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। कोई बराबर नहीं। लिया मैं बना दें फौरन, लिया 1 सेकंड लावा बना दें। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ अच्छा, 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कर कर कर, मैं तो चाहना तो बना। इन्नी देर ते तन बना लेना चाहिए। कानी अख तेरी जहाज ते ਇਹ ही ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਣਿਆ, हाँ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ठीक ठीक, अगे टोर बेटा, अगे। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ए ਇਹ ਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼। इत्थे फौत हो गया तू। ਇਹ ਠਹਿਰੋ ਐਸੇ ये सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं साडा। ਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ? 6 ਸੈਕਿੰਡ। 6 सेकंड। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। 6 सेकंड उड़े है ते बनाने दा टाइम नहीं हैगा। ये क्या बनाया पहले तो बताइए। ये तू जहाज इनदे नालों बेहतर जहाज आरफ वाले बनया सी, जेड़ा 1.5 घंटा उड़या सी। प्लीज कैमरामैन भाई इसका ऐसा zoom दिखाओ दिखाइए। ये। मैं तो क्या सी ना, मैंने कहा था कि ये जहाज नहीं बना सके। ਸਰ 2024 ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जूम करके दिखाइए इन्होंने क्या बनाया। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ये बताइए कि ये उड़ेगा किस रुख? उधर के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਐਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇਗਾ। सही बात। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ अच्छा, चाचा बूटा जिस दिन दा कर रहे हैं ना, ज्यादा ही बेशरम हो गया। नहीं, सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਲੱਤੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ इसको ਉਹਨਾਂ ने कैमरे में क्लोजअप दिखाएं अपना जहाज, और मेरा साथ ही जहाज। अमार का भी दिखाइए। ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਹੈਗਾ 2024 ਮਾਡਲ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਡਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਦੇਖਣਾ हाँ, ਤੁਸੀਂ। दौर एडवांस हो गया ना, जल्दी जल्दी ਇਹ ਦੇਖਣਾ फासला ਜਾਏਗਾ। खत्म। ਟੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਦੀ ਦੇਖੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ। नहीं हो सकती। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਗੱਲ ਕਰ। ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੋ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ।
नहीं जाएगा ये। ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ कैसा मेरे कोल रहेगा अच्छा हम इजाजत दे तो अगले सेगमेंट की तरफ हाँ चले जरूर जाएं? सर जरूर जी आप यहाँ रखिए यार, मैं माजरत खा हूँ। कोई मसला नहीं पर लड़ जाने अपने जी सर। आप मैराथन की बात तो मैराथन की मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए मैं भागा अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि मैराथन में है कि कभी हार नहीं माननी। काफ़ी लम्हे आते हैं जब मेरे साथ एक साहिब भाग रहे थे, उन्होंने कहा ओह माय गॉड, यानी वो इतनी तकलीफ़ होती है उस वक्त जब आप भाग रहे होते हैं, क्योंकि रुकना नहीं है। ये एक तरह से जो पहला बंदा था जो भागा था वो अनफॉर्चुनेटली वो उसने फौत हो गए थे। फतह की खबर देनी थी कि हम हारी हुई जंग जीत गए हैं। जी जी शहर पहुंचते पहुंचते जी उसने ये खबर दी और वहीं दम भी दे दिया, वहीं मर गया था। जी। तो मैराथन से भागा था। जी दिस हैपेंड इन ग्रीस। जी। ये स्पार्टन था, गालिबन ग्रीक था या स्पार्टन था। एक डॉक्टर थी वो भी फौत हो गई थी। विकीपीडिया पे मैंने काफ़ी सर्च की, और जाते वक्त ज़्यादातर लोग पानी ज़्यादा पीने की वजह से फौत हो जाते हैं। उसे हाइपरनेट्रीमिया शायद कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूट तो हो जाता है ना? जी जी, जी। ओवर हाइड्रेशन शायद हाँ कहते हैं इसे। तो इसका बड़ा ख्याल रखना होता है, न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज रेजिमेंट का, अपना स्टेमिना ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना। एक ही दिन में सारा नहीं, इसके लिए तकरीबन 1 महीना कहते हैं कि कम से कम ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रेफरेबली 4 से 6 महीने करनी चाहिए। लेकिन ये जो सारा था ये मेरे वहाँ ऑस्ट्रिया जाने की वजह से, वहाँ लोगों से मिला, क्योंकि अमेरिका में इसका बहुत रुझान है मैराथन का, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये बताइए कि हाउ गुड आर यू इन स्टडीज़? स्टडीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे मेरा है, चलिए। पार्टली स्कॉलरशिप देते हैं, तो उस पे मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने इसलिए पूछा है कि आपके वालिद साहब, आपको पता है ना, हमारे चैलेंजर हैं जी जी। वक्तन फ़वक्तन, और हमें अंदाज़ा है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और हमें आम तौर पे कोई सीधा सीधा चैलेंज लोग करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा टेढ़ा चैलेंज है वो वही करता है जिसका किताब के साथ इल्म फजल से ताल्लुक़ होता है। तो यकीनन आप पर भी बड़ी मेहनत कर रहे होंगे वो। बिल्कुल। तो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं आप, हिस्ट्री पढ़ते हैं? जी जी, यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। किताब रहीकुल मखतूम सील्ड नेक्टर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है, मैं रिकमेंड करूँगा। चंद दिन पहले आपने, इसका मतलब हमारा शो देखा नहीं पिछले हफ्ते का? जी जी। हमने इसी किताब पे शो किया। उस किताब से भी बड़ी इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि पहले ज़माने में जंगें बहुत हुआ करती थी, तो वो एक जेवलिन होता है, जेवलिन जो नेज़ा यूज़ होता है, तो उस किताब में इसके बारे में मेंशन था एक जगह पे। जी जी जी। तो तब मेरे जहन में आया, जब जो ये जहाज़ फेंकते हैं, ये जहाज़ क्या है? मेरे आबा व अजदाद जो थे वो जेवलिन फेंकते थे, तो मैं इमेजिन कर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ੈ ਸੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी जी, इनका ये बड़ा आला सवाल है। इसमें बेसिकली ये है कि शोल्डर से आपने ज़ोर लगाना है। ये जो जहाज़ है इसको फेंकने में आधी साइंस है तकरीबन, कि आपने जब फेंकना है तो 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना है। और ये क्यों फेंकना है? क्योंकि जो फिज़िक्स है उसके मुताबिक, एरोडायनामिक्स के यस, एरोडायनामिक्स के मुताबिक 45 डिग्री पे जब कोई भी चीज़ फेंकी जाएगी वो सबसे दूर जाएगी। और जहाज़ जब हम फेंकते हैं हम चाहते हैं कि वो दूर जाए, ज़्यादा देर हवा में रहे, ज़्यादा एयर टाइम करे, ज़्यादा डिस्टेंस करे। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਪਾੜੋ ਉੱਤੇ ਬਲਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50 ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਛੁੱਟੀ ਜਾਓ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਕਾਬਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, मैं वादा कीता सी, मैं नहीं हंसना। ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਸਟਰਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਹਦਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ बना लो। अच्छा जी, वैसे बड़ी पते की बात आप बता रहे थे, लेकिन इस बेहूदगी की नज़र होगी कि 45 डिग्री पे आपको, चूँकि जहाज़ टेक ऑफ जब करता है ना तो उसकी डिग्री देखें क्या होती है उसमें। बिल्कुल। एक तो होती है ना वर्टिकल फ्लाइट, सीधी यूँ ले जाते हैं, वो तो करतब कर रहे होते हैं, या फिर टेक ऑफ ही शूट की रॉकेट की शक्ल में होता है, आपकी स्पेसशिप जाती है, तो वो और चीज़ें हैं। ये जो जहाज़ हम जो रूटीन में देखते हैं वो 45 डिग्री पे उठता है, जब ज़मीन छोड़ता है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। फिर धीरे धीरे वो तब्दील होता है और फिर ऊपर जाता है। अच्छा जी, फिर आगे?
ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ बेटा पहला जहाज ऐसा ही होगा। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। हाँ, फिजिक्स के उसूल जब मुरतब हो रहे थे, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? आप ही हो सकता है जहाज सदियों पहले किसी ने इस तरह का बना लिया हो, अद्धा पचद्धा करके छोड़ दिया हो कि नहीं यार ये मेरे को नहीं होना। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਬੜੇ ਢੀਠ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ करके दिखा, बंदे को ढिटाई करनी पड़ती है, धुन का पक्का होना पड़ता है। ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। जी, तो करके दिखाया। आज 100 बड़े आदमी में उसका जिक्र है, ऑरवेल राइट और वेल्बर राइट का। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हैं? अभी मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैंने यूट्यूब चैनल पे मेहनत करनी है, एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाना है। हम आपको सपोर्ट करेंगे उसमें। तो मेरा इरादा है कि यूथ को मोटिवेट करूं, क्योंकि आजकल जो प्लेटफॉर्म है उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए लोगों की लाइफ पे, और ये यूट्यूब बड़ा एक आला ज़रिया मैं समझता हूँ कि इससे लोगों की हेल्प भी होगी, एजुकेशन भी होगी और एंटरटेनमेंट का भी एक अच्छा अब ज़रिया देखिए ना, आपका क्लेम टू फेम जो है वो ये जहाज़ है और फिर आपका मैराथन है। जी जी आप मैराथन के हवाले से भी लोगों को गाइड करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा और जो आखिरी बात मैं नौजवानों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। किसी ने मेरे पे यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा, मुझे देख के कहा कि तुम्हारा लग रहा नहीं था कि तुम करोगे क्वालिफाई, हमने 10 टिकट लिए, तुम्हारा हमने लिया भी नहीं। यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे थे हमने तुम्हें देखा, साइंस के स्टूडेंट्स कभी कुछ करते ही नहीं हैं बाहर, वो सिर्फ पढ़ने का ये स्टीरियोटाइप है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं। तो यानी अल्लाह जो चाहता है वो होता है। आपका ये चैनल जो है, अगर आप इसको मोटिवेशनल रखेंगे और इसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाएंगे तो ये बहुत चलेगा, आई एम श्योर। थैंक यू जी। तो अब चलते हैं अपने सेगमेंट भूली बिसरी किताबों की तरफ। जी शकील साहब, आज कौन सी किताब है? आज आफ्ताब भाई शुरू करेंगे। क्यों? जी जी। एन एरा ऑफ डार्कनेस, Yes. ये तो आपका ख़ास सब्जेक्ट है। शशि थरूर वज़ात ख़ुद आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंडियन हिस्ट्री, इंडिया और बरतानिया का जब तकाबली जायज़ा हम लेते हैं, और इत्तफाक से ये किताब हम पहले भी कर चुके हैं, ज़्यादातर जी। किताबें शकील साहब That's वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। शशि थरूर एक ज़रखेज़ ब्रेन जो इंडिया ने पैदा किए हैं ना चंद, उनमें से एक है बिलाशुबा। एक बड़ा ज़हीन आदमी, कांग्रेस पार्टी को उस पर बड़ा नाज है कि इस वक्त जो बड़े शानदार पढ़े लिखे लाजवाब दानिश्वर सियासी कायदीन हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इसका काफ़ी फुकदान है। आप एग्री करेंगे? मुझे ये लगता है कि पूरा फ़ायदा नहीं उठाया कांग्रेस ने उनकी सलाहियतों से। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह पाकिस्तान में लातादाद शख्सियात का, बल्कि पाकिस्तान में तो ये रिवाज है ना कि फ़ायदा नहीं उठाना, बस उसे फारिग करना है जल्द अज जल्द। तो ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है हमारे यहाँ, इंडिया में भी ऐसा ही है। लेकिन शशि थरूर बिलाशुबा एक बड़ा ज़हीन आदमी, बहुत सी बातों में कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इसके बावजूद उसके करियर में, उसके क्रेडिट पर कुछ ऐसी लाजवाब बातें हैं जो बहुत नादिर हैं। मसलन आपने बहुत कम सुना होगा कि 22 साल की उम्र में किसी शख्स ने PhD की हो। शकील साहब, ये Yes. कुछ छोटी बात नहीं है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से। टफ्ट जैसे इदारे से PhD की हो। और ये जो किताब है ज़ेर नज़र, ये इनफैक्ट उनका एक मुकालमा था, मुबाहिसा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और वो समझते हैं कि मैंने शदीद महसूस की एक ऐसी किताब की ज़रूरत कि जिसमें मैं एक एक करके टेबुलेट करके बता सकूं कि बरतानवी साम्राज्य के जराइम क्या हैं, और आज तक हम जो इस कदर भारी कीमत अदा करते चले आ रहे हैं वो कॉलोनियल दौर के, क्योंकि हम भी देखा जाए तो कॉलोनियल बरतानिया के बाकियात हैं, उसका बचा खुचा जो उसकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं जनरेशन है। उसने इस किताब को 8 मुख्तलिफ चैप्टर्स में बहुत अच्छे अंदाज में मुनक़सम किया है, डिवाइड किया है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए आसानी के साथ। और उससे महसूस होता है कि मौसूफ़ को जो हिस्टेरियोग्राफ़ी है, तारीख़ नवीसी पर भी बाकायदा एक मलका हासिल है। और आगाज़ में बहुत नपे तुले अंदाज के साथ इस बंदे ने वो सरका, वो डकैती, वो चोरी, वो रॉबरी, उसकी तफासील बयान की हैं कि किस तरह दौलत जो है वो नवादरात के नाम पर, ट्रेड के नाम पर, खैर सगाली के नाम पर इंग्लिस्तान मुंतकिल की जाती रही। और अभी चंद दिन पहले मैं एक दिलचस्प वाक़या पढ़ रहा था, उससे समझ आती है एक मुहावरे की कि चोरानु मोर कहते किसको हैं। एक क्यूरेटर का वाक़या पढ़ लिया आपने? जी जी। ब्रिटिश म्यूज़ियम का एक क्यूरेटर जिसने 1800 नवादरात
پتہ نہیں 18,000 ہیں یا 1,800 نوادرات چرا کے آدھے سے زیادہ ادھر ادھر کر دیے، بیچ بھی دیے ہیں، اور مزید اس نے سیل پہ لگا رکھے ہیں. تو یہ تقریباً $4 بلین کہا جا رہا ہے کہ اس کا تقاضا ہم ان سے کریں گے. تو بھیا ششی تھرور کے مطابق، یہ میں بھیا کہہ رہا ہوں برطانوی سامراج کو، کہ ششی تھرور کے مطابق، اور ہم ایگری کر رہے ہیں، ہم سیکنڈ کر رہے ہیں ششی تھرور کو ایک ایک قدم پر. Not with every point of view. We do not agree with everything he says. And we don't have to agree with everything. Yes. لیکن so far as the robbery is concerned, the ڈکیتی is concerned, he is absolutely right. بلکہ زیادہ تر چیزیں، ماں سے بھائی ایک آدھ چیز، وہ غصے میں آ کے اس نے بہت ساری چیزوں کو رگیت دیا ایک ہی انداز میں، جیسے ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں نا آپ ہر چیز کو. وہاں آ کر ششی تھرور میں کوئی تھوڑا سا پرابلم نظر آیا. میں اس پرابلم ایریا کو بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا، پہلے بھی کر رکھا ہے، پھر کروں گا. اور ہیلتھی ڈس ایگریمنٹ بڑا ضروری ہے ہیومن پروگرس کے لیے. یقیناً وہ کہتا ہے کہ $3 ٹریلین ٹوٹل تخمینہ لگاتا ہے وہ کہ یہ چرا کے برطانوی یہاں سے انگلستان لے گئے تھے، جو 2016 کا GDP ہے برطانیہ کو اس سے بھی زیادہ. تو وہ کہتا ہے کہ تاریخی طور پر نہ تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، معاشی طور پر نہ تلافی ہو سکتی ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو معافی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ برطانیہ جی کڑا کر کے ہم سے معافی مانگے، پھر ہمارا دل ہے ہم معاف کرنا چاہیں. اور ٹوکن منی 1 پاؤنڈ سالانہ ہمیں دیتا رہے. ہوتا ہے نا $1 یس. نہیں 1 پاؤنڈ سالانہ دیتا رہے. چلیں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی یہ پوری ہو جائے یہ چوری ڈکیتی جو ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ششی تھرور لندن میں پیدا ہوئے اور اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں برطانیہ کے سب سے بڑے مخالف وہی ہیں. اچھا وہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتا، وہ بڑی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. وہ وہاں پڑھا لکھا ہے، وہاں رہا ہے، اور آنا جانا اس کا جو ہے برطانوی انداز، بلکہ اس کا اسلوب جو اس کا سٹائل، گو کہ اس کو پیڈانٹک کہتے ہیں، لیکن وہ بڑا لچھے دار انگریزی اس کی جو ہے، اس کی اوریٹری یس. بڑی باکمال. میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا میں اس سے بڑا اوریٹر کوئی نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ آج کے برطانیہ کے اس طرح سے مخالف نہیں ہیں، یہ لوگ غلط نہ سمجھیں. یہ اس ایرا کی بات کر یس. لارڈ کلائیو جیسے بدماش، لفنگے، لچے اور لٹیرے جب ہمارے حکمران تھے، یہ تب کی بات. ایسے نہیں میو کو اس نے مرڈر کر دیا تھا انڈمان آئلینڈز میں، کالا پانیوں میں جب وہ وزٹ کرنے گیا تو اس نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قیدی جو انمیٹ ہے وہ وائس رائے کو قتل کر دے. اس نے لارڈ میو کو وہاں پر قتل کیا صرف اس لیے کہ تمہارے ظلم، تمہاری بربریت جو ہے نا، ہم بھول نہیں سکتے، ہم سو نہیں سکتے. وہ جو واقعہ جلیانوالہ باغ ہے وہ کس قدر ٹرامیٹائز کر گیا کئی نسلوں کو. اب گورنر آرڈوائر کو مار دینا، اس کو مرڈر کرنا بائے ادھم سنگھ، یہ پوری قوم کا، خطے کا کیتھارسس نہیں ہو سکتا. یہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. تو اس نے خوبصورت بات کی ہے کہ بھئی آپ اتنے جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں. اچھا شکیل صاحب، میں جب کمپیریٹیو اسٹڈی پڑھ چکا ہوں نا یہ کولونیلز کی، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. انگریز تو بڑے بہتر لوگ نظر آتے ہیں جب آپ ان کو ولندیزیوں کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ڈچ جو ہیں سب سے زیادہ منحوس تھے. ایون یہ امریکی کیا کرتے رہے، ابھی کل تک کیا کرتے رہے. یا فرانس نے دیکھے نا الجیریا میں کیا کیا. جی بیلجیم نے کانگو میں کیا کیا. آپ باقی ساری باتیں چھوڑیں. کانگو آج جن حالوں میں ہے، ہم تو پھر بہت بہتر ہیں. کانگو بدستور ایسا ہی رہے گا، اور اس کی وجہ وہ بادشاہ ہے بیلجیم کا. جبکہ سونا اگلتا کانگو آج دیکھیے جہنم بنا ہوا ہے. تو اس لیے انگریزوں نے وہ کچھ ایسا نہیں کیا. لیکن بہرحال ولدورا نے جو کچھ کہہ رکھا ہے وہ کسی طرح بھلایا نہیں جا سکتا اور کسی طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ جو آمدن، جو زخم ڈھائے ہیں برطانیہ نے راج کے دوران ہندوستان پر، یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی. ایک قحط بھی تھا بنگال کا 1770 کا. قحط چونکہ انسان کی اپنی شعوری کوشش نہیں ہوتی، قحط کو ہینڈل پراپرلی نہیں کیا گیا، جو 1/3 آبادی کھا گیا تھا. کہ چرچل صاحب جو اس کے بعد ہونے والے واقعے کو کس قدر ایزی لیتے رہے، اس سے پتہ چلتا ہے مائنڈ سیٹ کا کہ اس کے پرکھوں نے بھی یہی کیا ہوگا، ورنہ اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. کہا جاتا ہے جی کہ up to 10 million people died in that famine. وہ 2/3 تھا. جو ہندوستان میں کیا، کیا انہوں نے وہی چیز آسٹریلیا میں بھی کی یا وہی چیز وہاں کی؟ بہت ساری کی. آپ آسٹریلیا دیکھیے نا، آپ آسٹریلیا پہ کتابیں پڑھیں ان کی، وہ جہاں گئے بائی آسٹریلیا آئی مین کہ جہاں جہاں ان کا راج رہا، کیا ہر جگہ اسی طرح لوٹ؟ ہم ذرا امیر زیادہ تھے. ہماری GDP جو ہے نا ورلڈ کے اندر 27% تھی اورنگزیب عالمگیر کے دوران.
27% ऑफ द वर्ल्ड GDP सर। और जब ये गए हैं हम 4 GDP पे आ चुके थे, 4 पे। हम तो सोने की चिड़िया थे, हम अनाज का कारखाना थे, हम किचन ऑफ द वर्ल्ड थे। क्या क्या कुछ हमारे यहाँ नहीं पैदा होता था, गेहूं से लेकर पटसन और रेशम तक, आपने स्पाइसेस तक, और तो और जूल्स और जेम्स भी, जेम्स तक हमारे ले दौड़े तुम। डॉक्टर साहब, जो ऑस्ट्रेलिया की बात आपने की ना, तो ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड एज अ पीनल कॉलोनी, कि जिनको वो सजा देते थे कि इनको भेज दो ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका मोर और लेस ऐसे ही था। तो जो अबरिजिनीज थे, ओरिजिनल बाशिंदे, उनके साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई, लेकिन आजकल बड़ी कोशिश की जाती है कि उसकी तलाफी की जाए, उस पे मिट्टी झाड़ने की, गोबरों से, माजरत जी। की जाए, उनको हुकूक दिए जाएं। आप देखिए कि बैने ही अमेरिका में ये गए, वहाँ भी पीनल कॉलोनी थी एक तरह से, गो के वहाँ पर प्रीचर्स भी गए, सबसे पहले प्रीचर्स गए, फिर जो परसिक्यूटेड लोग थे वो बहुत गए वहाँ। जो परसिक्यूटेड लोग गए, जो बाज नहीं आते थे इनके, जैसे अंडमान आइलैंड्स थे, जैसे काला पानी, हर दौर में काले पानी इन्होंने बना रखे थे, तो वो काला पानी बनाया गया था अमेरिका को भी, और वहाँ के एबरिजनीज भी मौजूद हैं, कैनेडियन एबरिजनीज आज भी मौजूद हैं। ये क्या थे, अमेरिकन क्या हैं, नेटिव अमेरिकन। इन बेचारों के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, आप एक छोटी सी फिल्म जो इस वक्त भी नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, छोटी सी नहीं, फिल्म बड़ी लाजवाब है, लेकिन ये 2 घंटे आप उस पर ज़रा गौर तो करें, और वो है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। व्हाट अ वंडरफुल मूवी इट इज़। मेरा दिल चाहता है मैं उस फिल्म पे गुफ्तगू शुरू कर दूं। तो सर इसके बाद क्या क्या चैप्टर्स हैं? अच्छा, इसके बाद एक क्विक हम रिव्यू कर सकते हैं कि पॉलिटिकल यूनिटी उन्होंने दी, एक शऊर दिया। मॉडर्न टाइम्स में ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ों की हमें समझ आई, क्योंकि यहाँ भी अवाम पहले को बड़े खुश नहीं थे, वो सैर होके खाते ज़रूर थे, क्योंकि माशरा खुला डुला था, किचन बहुत बड़ा था, एक माशरती किचन भी होता है, एक दरिया दिली होती है माशरे की, तो वो यहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन अदरवाइज एक स्नब्ड और सफोकेटेड माशरा था ये। तो आकर पहली दफ़ा उस बेचारे ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम को बताया गया कि भाई इस वक्त तुम जदीद लोगों के ग़ुलाम हो, लेकिन ये जो कदीम ग़ुलाम है ना, इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये एक सिलसिला था। तीसरे में डेमोक्रेटाइजेशन का वो कहता है कि ये भी, और वो डिसएग्री नहीं करता है उस तरह से, कि ये भी एक ढकोसला था कि हमने डेमोक्रेसी दी, डेमोक्रेसी हमने छीन कर ली है। वो चैम्सफोर्ड हो, वो लॉर्ड मार्ले हो, वो मिंटो हो, वो राउंड टेबल्स हों, वो क्विट इंडिया हो, वो क्रिप्स मिशन हो, जो भी हो, हमने उसकी बड़ी भारी कीमत अदा की हुई है। फिर उसके बाद एक डिवाइड एंड रूल का तज़किरा बड़ा ख़ास है, और डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ से बढ़कर किसी ने नहीं किया। आज भी आपने कामयाब होना है, लेकिन वो कामयाबी क्या है शकील साहब? दुनियावी कामयाबी के साथ आप फितरत को, फितरत डिवाइड नहीं करती, फितरत इज़ अ यूनाइटिंग फोर्स। ये परले दर्जे का गैर फितरी अमल है, डिवाइड कर देना। अब भी हो रहा है, जो उनके मानने वाले हैं वो आज भी डिवाइड एंड रूल के ऊपर वो अमल पैरा है। 5वां चैप्टर उसका है कि ये जो निशात सानिया है, जो कहा जाता है कि जी पूरी दुनिया ने अंग्रेज़ों से बहुत इस्तेफ़ादा किया, तो क्या हिंदुस्तान में भी रेनेसांस को ऐसी आई, अंग्रेज़ ने ऐसा किया? तो मैं कहता हूँ कि बड़ी हद तक, देखें, जहाँ शुक्रिया अदा करना होता है ना, वहाँ शिकायत नहीं बनती। शिकायत और शुक्रिया में एक फ़ासला रखना चाहिए कि ये जो मेयो हॉस्पिटल है, हेल्थ ये सिस्टम, रेलवे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है शकील साहब, सही, जहाँ से फारग तहसील होने के बाद मेरे और आप जैसों की खोटी चवनियाँ चल रही हैं ना, तो उसकी कोई वजह है। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम। इसी तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान दोनों भरे पड़े हैं। आपका नहरी निज़ाम, आपका दरियाई सिस्टम, आपके ब्रिजेस, आपके बैराजेस, बहुत कुछ उनकी वजह से। अब आप उसको कोरिलेट कर लें उनकी अपनी मईशत के साथ, अपने फ़ायदे के साथ, तो ये एक अलग बात है, लेकिन उनकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे हुआ। वो 150 साल रहे, लेट्स से इन 200 सालों में शकील साहब जितनी बर्रे सगीर ने तरक्की की, वो पिछले 2000 सालों में नहीं कर सका। ये बात तो लिखी पड़ी है ना जी। ये जो उसके इनाम है ना इस खित्ते के ऊपर, ये भी एक छठा चैप्टर है कि ताजे बरतानिया के तहाइफ क्या है, तोहफे क्या हैं, क्या क्या कुछ उसने दिया। एंड पे साम्राज्य को जस्टिफाई करने की जो एक कोशिश है, जो एक डायलॉग है, वो उसके बड़े मुनासिब पॉइंट्स हैं, जिसमें उसने बाकायदा माफ़ी वाली एक प्रपोजिशन दी है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी सेंसिबल, बड़ी कोजेंट एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, कि भी आप माफ़ी मांगो सिद्क़े दिल से और हम इसे कंसिडर करेंगे।
और आप एक टोकन मनी भी पे करो। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे सेगमेंट मेल बॉक्स की तरफ। पहला कमेंट है आज का, सर जी सदा सलामत रहें, ज़रा सोचें घर का शरारती बच्चा अगर शरीफ और मासूम बन जाए तो उस घर पर क्या बीतती है, मगर हाय इस दुनिया की मजबूरी। ये तो बड़ा एनिग्मेटिक सा कमेंट है, क्या मतलब है इसका? कभी कभी एनिग्मा भी इंटरेस्टिंग होता है शकील साहब। वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक मखौलिया शो किया करते थे, वो हमें मिल नहीं रहा। कभी हमें ढकोसले के तौर पे कसौटी पेश कर देते हैं, कभी स्टूडियो 3 दे देते हैं, कभी आ जाते हैं जी मजीद हम आते हैं, और कभी चाचा बूटा अलग। चाचा बूटा तो नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने चाचा बूटा नहीं, या शायद हो सकता है ये नौजवान हो, नौजवानों का काम नहीं ना, चाचा बूटा तो एडल्ट्स का शो है। तो मैं समझता हूँ कि चाचा बूटा सो फार मेरी मोस्ट मीनिंगफुल कॉमेडी होती है ना, एक होती है कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी। वो तो ज़ाहिर नासिर चुनियोटी ने, अमानुल्लाह ने और हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट ने, जिनमें आगा माजिद जैसे कदावर लोग शामिल थे, उन्होंने कर रखी है, तो वो अपनी जगह पर। लेकिन मीनिंगफुल कॉमेडी या हस्बे हाल में हुआ करती थी अजीज़ी के साथ, या फिर होती है चाचे बूटे के साथ। तो इसलिए ये बात दुरुस्त है इनकी कि वो शरीर बच्चा आजकल थोड़ा सा मुसीबत में फंसा हुआ है। मुसीबत ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, ड्यू टू लॉजिस्टिक्स नहीं कर पाता, ड्यू टू सम अदर रीजंस नहीं कर पाता, ड्यू टू वेरियस अदर नॉर्म्स एंड यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर रहते हुए लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं। मैं इस वादे पर इन साहब से जो है ना वो इजाज़त चाहूँगा कि ये टेम्परेरी फेज़ है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला कवर। आने वाले दिनों में हम उससे बेहतर कॉमेडी देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉमेडी उससे अच्छी मैंने अभी करनी है, वरना अल्लाह ताला कब का ये चैप्टर क्लोज कर चुका हूँ। मेरे में जो लगन है ना कि मैंने पाकिस्तान जाके, इंग्लैंड या कनाडा जाके खबर हार करना है, तो अगर करने की एक लगन है जी, तो इसका मतलब है द बेस्ट इज़ येट टू कम। बेहतरीन काम हमने इंशाल्लाह भी करना है। और बस आजकल बाकी इनका कहना दुरुस्त है कि एक शरारती बच्चा जो है कहीं फंस जाएगा। मुझे अताउल्लाह कासमी का एक कॉलम याद आ रहा है, रोज़ने दीवार के इब्तदाई दिनों का। याद है शीदा एक होता है जो फिल्म देखने जाता है, अब वो होते हैं फ्रंट पे बैठने वाले, बड़के मारते हैं। और बड़क मारना एक शशका होता था, वो फिल्म से ज़्यादा बड़के एंजॉय करते हैं, किसी गाने पे, किसी डायलॉग पे, किसी रोमांटिक बात पे, किसी हेरोइन के पोज पे वो बाज नहीं आते, बड़क मार देते। अब उसे टिकट नहीं मिला तो टिकट मिल गया उसको गैलरी का। अच्छा, वो उमरा, रऊसा और शुरफा के बीच में बैठा हुआ था। वो जेंट्रीज फंस गया। जेंट्रीज, अब आधी फिल्म गुजर गई, कभी इधर देखे कभी उधर। थूंची सारी कहता है, और शीदे तू ही बड़क मार, मैं तो शरीफा ने फंस गया मैं जेंट्रीज फंस गया। तो हम आजकल जेंट्री में फंसे हुए हैं, शरीफा में फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह अनकरीब अपने मकाम पे पहुंचेंगे और बड़क मारेंगे। अच्छा जी, फ़हीम साले साहब कहते हैं कि डियर आफ्ताब, could you tell me why the 23rd is celebrated? Because the resolution was passed on 24th morning. The convention was from 23rd to 25th. However, solution was passed on 24th. I totally agree with him. This is true. This is exactly what happened. And as an answer to his question, I would recommend a book which we have very recently discussed, The Murder of History. So this thing was thoroughly discussed. और इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है कि 56 में जब नया आइन आया, पहला आइन पाकिस्तान का जी, तो उसके लिए रिपब्लिक डे मनाया जाता था कि पाकिस्तान जो था डोमिनियन से रिपब्लिक बन गया। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल हो गया 58 में, तो उन्होंने कहा जी उसका क्या करें रिपब्लिक डे का, उसको पाकिस्तान डे बना दें। उसको लिंक कर दिया 40 के रेजोल्यूशन से। आर्या कमलेश कहते हैं ट्राई टू विजिट LA, me and my friends will support you to organize the show. आर्या साहब बहुत शुक्रिया, मेरी बचपन की मोहब्बत है LA, क्योंकि मैं सैन होजे में रहा हूँ, आपके हमसाए में। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू विल बी लिसनिंग फ्रॉम अस, एट लीस्ट वी विल विजिट यू। और वहाँ कनाडा तो ज़रूर आएंगे, US के वो इलाके जो कनाडा के बिल्कुल करीब करीब हैं। बफलो में एक हमारा फिक्सचर है, एक ओहायो में है, मिशिगन में भी, इलिनॉय में भी एक आध हो सकता है। तो अल्लाह हिम्मत देगा, हम बजाय इधर से जाने के जब वैंकूवर जाएंगे तो रूट 101 लेकर नीचे उतर आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो पुरानी मंजिलों के राही फिर से बनेंगे, ज़रूर आएंगे। अच्छा जी, अगला कमेंट किसी अजीब से नाम से है। यू नो भाजी पाजी, यू नो पाजी, बहाजी ना का, या he has एक written- बहाजी भी नहीं है और पाजी भी नहीं है। पाजी
You know, Paji, I like your video without even watching it. It's not only love for you, but it's a trust which you carry in my heart. Junde raho, chande raho. सुना है नाम ना हो तो कमेंट एक्सेप्ट नहीं करते. तो मैं सनी फ्रॉम जलंधर एंड माय दादाजी इज फ्रॉम लाहौर. वाह 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 वाह. सनी जी, थैंक यू वेरी मच. ये आखिरी बात प्यार से भरपूर थी. खुश रहिए, सलामत रहिए. थैंक यू वेरी मच. नॉर्मली हम इस तरह की दुआया और तारीफ़ी चीज़ें, तौसीफ़ी चीज़ें ऐड नहीं करते, क्योंकि इस प्रोग्राम का एक मकसद है. ये सिर्फ ख़तों के जवाब पर मबनी प्रोग्राम नहीं है, क्वेरीज़ होती हैं. तो इसमें चूँकि क्वेरी नहीं है, एक मोहब्बत भरा एक पैगाम है, संदेशा है, लेकिन इस कदर खूबसूरत है ये संदेश के हमें जवाब देना पड़ा. खुश रहें, सलामत रहें. थैंक यू वेरी मच. और जलंधर और लाहौर का जो एक करीबी ताल्लुक़ है, एक कल्बी ताल्लुक़ है, ये मेरे वालिद साहब ज़्यादा समझ सकते हैं. मेरे अब्बा के नानके वो बटाले और जलंधर से थे. मेरे अब्बा के नानकों में इसका तज़किरा बहुत रहता है. तो सर वटाला क्या? वटाला इज बटाला. बटाला को वटाला पंजाबी में कहते हैं ना. बीरे को वीरे. BNW. तो बी और वाओ बे का. और वाओ. ये तो गुरदासपुर में है ना. बटाला इज इन गुरदासपुर. वहाँ के एक बड़े मशहूर स्कॉलर थे डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी. जी जी. रियाज बटालवी वाज आल्सो फ्रॉम, जर्नलिस्ट. या जो हमारे दोस्त बड़े प्यारे जी. अनिल बटालवी, उनके साहबजादे हैं. यू नो अनिल बटालवी? Yes. He's a very very competent hair transplant surgeon, perhaps the number one in Pakistan.